नरेंद्र मोदी सरकार से मिल जाएगा। मान्यवर, आतंकवाद को एक अलग फिलॉसफी से देखने वाले लोगों ने आतंकवाद को बढ़ोतरी करी। बहन सुप्रिया बहन मेरी बात से सहमत नहीं होगी, उन्होंने एक अलग थियरी रजू करी कि आतंकवाद का मूल गरीबी में है। सुप्रिया जी, गरीब देश का वफादार होता है, गरीब कभी भी हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बढ़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का अपप्रचार कर वहां पर अलगाववाद और बाकी सारी चीजों को, स्वायत्तता की मांग का जहर हर रोज घोला गया जनमानस में। लोगों को ऐसा लगा कि हमें इससे बहुत मिल जाएगा। क्या मिला? कोई हिसाब दे दे जम्मू कश्मीर की जनता को कि क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावे। किसका भला हुआ? ये 3 परिवारों का भला हुआ और किसी का भला नहीं हुआ मान्यवर, ये 3 परिवारों का ही भला हुआ। मान्यवर, क्या मिला जम्मू कश्मीर की जनता को? मगर परिणाम क्या हुआ? 1988 के अंदर जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत की। जरा सुनिए भाई, जनता को जवाब देने में काम में आएगा। 1988 में जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत की। मान्यवर, 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधा युद्ध करना बंद कर परोक्ष रूप से युद्ध लड़ने की शुरुआत की। वो दस्तावेज के अंदर धारा 370 और 35 का जिक्र है। और जिक्र क्या है कि धारा 370 और 35 ऐसी है जिसके कारण अलगाववाद खड़ा करे तो जम्मू कश्मीर का युवा देश को, हमारे देश को, जम्मू कश्मीर को अस्थिर कर सकता है। और मान्यवर, इसका उदाहरण है कि पाक प्रेरित आतंकवादी संगठन तो चाहते हैं देश भर के अंदर आतंकवाद पनपे, बढ़े, फले, फूले। क्यों नहीं बाकी राज्यों में पला बढ़ा? वहां क्यों पड़ा? क्योंकि वहां अलगाववाद का मूल 370 के अंदर जनता के बीच में आरोपित करने का काम पाकिस्तान ने किया, इसको खाद और पानी देने का काम किया और 88 से आतंकवाद का एक बहुत बड़ा वहां पर तांडव शुरू हुआ और 89 से लेकर आज तक 41,000 लोग मारे गए हैं। मान्यवर, आज भी लड़ाई का अंत नहीं है। हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं मान्यवर कि 370 से जम्मू कश्मीर का और विशेषकर घाटी के युवाओं का भला नहीं हुआ है। आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा गए सबको, मैं तो जिनके मन में अलगाववाद की भी भावना है या 370 के लिए भी जो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गए, मैं सबको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं ये सदन का उपयोग कर कि आप हिसाब किताब तो करिए कि आपको 370 से क्या मिला। रोटी मिली, शिक्षा मिली, सुख सुविधा रोजगारी मिली, आरोग्य मिला, क्या मिला 370 से? क्यों झुनझुना पकड़े हुए हो? 370 ने हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाने का मौका दिया और इसी के कारण आतंकवाद इतना बढ़ा मान्यवर और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है वो? आज उसके मूल में हम घा करने चाहिए। हमें चेता रहे थे कि इतिहास कैसे लिखा जाएगा, इसकी चिंता करिए। मुझे मालूम नहीं है इतिहास कैसे लिखा जाएगा, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर इतना मालूम है कि 370 का इतिहास लिखा गया है कि 370 के कारण जम्मू और कश्मीर के अंदर इतना आतंकवाद फैला है, 35A के कारण इतना आतंकवाद फैला है और 41,000 लोग मारे गए हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो 370 है वो जाने से धीरे धीरे हम घाटी के सभी लोगों को अपने नजदीक ला पाएंगे। उनके मन के अंदर एक नई आशा, नया उमंग, वहां पर जो विकास होगा। मान्यवर, गरीबी कैसे बढ़ी? देश भर में आजादी के अंदर भूमि की कीमत जो थी उसमें कई गुना, सैकड़ों गुना बढ़ोतरी हुई, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई क्योंकि खरीदारों को आपने लिमिटेड कर दिया। खरीदने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब, कैसे करेंगे? देश भर के अंदर जमीनों की कीमत की वृद्धि, भूमि की कीमत की वृद्धि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई।
जब ये 370 हटेगी, वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां पर शिक्षा संस्थाएं जाएगी, वहां आरोग्य की संस्थाएं जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी, उनकी भूमि की वैल्यू बढ़ेगी। और ये कह रहे हैं कि क्या होगा जम्मू कश्मीर का। सुप्रिया बेन चिंता करी थी वहां के पर्यावरण की, वहां की खूबसूरती की। पर्यावरण खूबसूरती के लिए देश भर में कानून बने हैं सुप्रिया बेन, और 370 हटते ही वो सारे कानून वहां इंप्लीमेंट हो जाए, और वही कानून के तहत मान्यवर वहां का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खूबसूरती भी अच्छी रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा। इसको जरा भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई, ये सदन में भी हुई, कई सदस्यों ने उसका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, मंत्री जी ने इंटरव्यू करते वक्त इसका उल्लेख भी करा। 370 पर जब चर्चा हुई तब मधुलिमय, राम मनोहर लोहिया, इंदर मल्होत्रा, श्री समनानी, अब्दुल गनी जो कांग्रेस के संसद सदस्य थे, गोपाल दत्त मेंगी, श्यामलाल सराफ, अटल जी तो थे ही थे। ये अटल जी का दावा दे रहे थे कि भाई अटल जी की कश्मीर पर, अटल जी पूरा जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में 4.5 महीना 370 के खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जेल में रहे। वो जेल में रहे, और अटल जी की जब सरकार बनी तब भी कहा था मेरे पास फ्रैक्चर मैंडेट है, मैं धारा 370 को नहीं हटाऊंगा। और देखिए विधाता की विधि का कमाल, देखिए अटल जी की ही पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370। मान्यवर, सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं क्या मधुली में सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए? लोहिया जी ने 2.5 घंटा लंबा भाषण इसी सदन में यहां बैठकर खड़े होकर कहा है कि 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाली अनुच्छेद है, उसको तत्काल निकाल देना चाहिए, क्षण की भी देनी। नेताजी भी बैठे हैं। मान्यवर अब्दुल गनी जी सेक्युलर नहीं थे, इसका धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई लेन देन नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर सभी धर्मों के बासिंदे बसते हैं और ये सभी को ये लागू पड़ने वाला है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान से ढेर सारे शरणार्थी यहां हैं, कच्छ में भी आए, हमारे यहाँ गुजरात में भी आए, पंजाब में भी आए, दिल्ली में भी ढेर सारे शरणार्थी बसे जो पाकिस्तान से आए। मैं 2 शरणार्थियों का नाम बोलना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदर कुमार गुजराल। 2 जम्मू कश्मीर नहीं गए, पंजाब गए, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। जो जम्मू कश्मीर गए हैं उनको वोटिंग राइट भी नहीं है। अडवाणी जी पहले आ गए थे, अडवाणी जी भी पहले आ गए थे, मगर वो भी आए होते और जम्मू कश्मीर न गए होते तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता ही मिलता। आज ये दो हमारे देश के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो जम्मू कश्मीर नहीं गए थे मान्यवर, वो पंजाब गए थे। और जम्मू कश्मीर में जो गए वो काउंसिलर भी नहीं बन पाए क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं। ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल से 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, उनका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सारा सूफी संप्रदाय उखाड़कर जम्मू कश्मीर से फेंक दिया, इस सूफी संप्रदाय का कोई ह्यूमन राइट नहीं था? लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? 370 कौन सा ह्यूमन राइट की खेर खवा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण
और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें, बहुत चल दिए वो रास्ते पर। वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गंवा बैठे, 41,000 लोग जान गंवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है, इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे। माननीय अधीर रंजन जी प्लीज। सर ये 1 सेकंड के लिए। सर 1 मिनट सर, ये हमारे पार्टी की तरफ से सर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुई थी सर, उस समय डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन ये छोड़ के सारे चीज पे सूबों की सरकार की अधिकार था। लेकिन केंद्र की सरकार धीरे धीरे मान लीजिए कि 90% अधिकार केंद्र की कब्जे में ले लिया। तो ये सरकार अगर चाहते थे तो बाकी जिन विषय पे कहते हैं कि हमारे दिक्कत आते थे वो अपने कब्जे में ले सकते थे। इसके लिए 370 की उन्मूलन करना कोई जरूरी नहीं था। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री